मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज के दिन की सबसे बड़ी खबर के हवाले से गुफ्तगू रहेगी। मुल्की सियासत में ऑडियो लीक्स का सिलसिला एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। कभी मौजूदा वजीर आजम की उनकी काबीना के साथ ऑडियो लीक्स हुई हैं, वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स हुई हैं, और आज इमरान खान की साबिक वजीर आजम की एक बहुत तहलका अंगेज ऑडियो लीक हुई है जो अमरीकी साइफर के हवाले से है। सारा दिन ये ऑडियो चलती रही, टेलीविजन स्क्रीन पे, मीडिया पे चलती रही। डेफिनेटली आपने इसको सुन लिया होगा, जिसमें इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक आजम खान के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह इस साइफर के मामले पे खेलना है। तो ये जो खेलने वाला मामला है, इससे साफ पता चलता है, जो खेलने वाली बात की गई है इमरान खान साहब की तरफ से, उससे साफ पता चलता है कि जो अमरीकी साजिश का, रजीम चेंज का एक बयानिया बनाया गया था, वो यकीनी तौर पे झूठ पे मबनी था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से। और सिर्फ यही नहीं, आजम खान उसके बाद कहते हैं कि जी इस लेटर को कोई पढ़ दे फेडरल कैबिनेट के सेशन में, इजलास में, और उसके बाद मिनट्स हम अपनी मर्जी के बना लेंगे, अपनी मर्जी का एनालिसिस कर लेंगे और उस मर्जी के एनालिसिस में लिख देंगे कि ये धमकी है। यानी कि ये बात भी इस ऑडियो से एक तरह से बल्कि डेफिनेटली मुसल्लिमा हो जाती है कि इस मरासले में थ्रेट कोई नहीं था, इस मरासले में साजिश कोई नहीं थी, लेकिन उसका जो एक एनालिसिस किया गया, जो तज्जिया किया गया, एनालिटिकल रिपोर्ट जो तैयार की गई, उसमें मनपसंद, मन मर्जी के अल्फाज इस्तेमाल करके इसको एक तरह से धमकी का, साजिश का, रजीम चेंज का तासुर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये उस वक्त की कहानी है कि जब इमरान खान वजीर आजम थे, आजम खान एक रियासती मुलाजिम थे। सो क्या इस तरह की गुफ्तगू करना, क्या ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और एक सिटिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि ब्यूरोक्रेट हैं, जो कि रियासत के मुलाजिम हैं, क्या उनकी तरफ से ये साजिश के जुमरे में नहीं आती? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और दूसरा अहम सवाल ये है कि इस बयानिए के नतीजे में पाकिस्तान को जो एक नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचा अमरीका के साथ ताल्लुकात के हवाले से, बैनुल अक़वामी बरादरी के हवाले से, पाकिस्तान के अपने अंदर सिस्टम जिस तरह से इसका मुतासिर हुआ, पूरा मुल्क डी रेल होकर रह गया, पूरा मुल्क मफलूज होकर रह गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि कौमी सलामती के इदारों और उनके सरबराहान के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू की गई, इसी एक खत की बुनियाद पे और इसके बाद रजीम चेंज के बयानिए की बुनियाद पे, तो फिर जिम्मेदार कौन है? ये तो एक तरफ के सवालात हैं। दूसरी जानब के सवालात ये हैं, इमरान खान कहते हैं कि ये ऑडियो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रिलीज करवाई है और इमरान खान का मुतालबा है कि अब साइफर को पब्लिक कर दिया जाए। तो क्या ये ऑडियो इमरान खान की मौजूदा वजीर आजम ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने खुद लीक की है, रिलीज करवाई है? ये ऑडियो किसने रिकॉर्ड की है? और क्या इस ऑडियो के सामने आने के बाद अब साइफर को भी पब्लिक कर देना चाहिए? क्या अदालती तहकीकात होनी चाहिए कि अभी भी इसकी जरूरत बाकी नहीं है? ये वो सब सवालात हैं जिनका जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, और मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े जबरदस्त तर्जुमान हैं, MNA हैं, अली गौहर बलोच साहब। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MPA हैं पंजाब से सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और साबिक सफीर हैं, बड़ी सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी हैं, बड़े थोरो प्रोफेशनल हैं, शाहिद अमीन साहब, जिनकी सिफारती मामलात पे बड़ी गहरी नजर है, सो वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यावर अब्बास साहब, सबसे पहले मैं फ्लोर आपको दूंगी, मौका आपको दूंगी कि आप अपने मामलात को डिफेंड करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा तहलका मच चुका है और वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है बज़ाहिर कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बयानिया था वो झूठ पे मबनी था, साजिश का, धमकी का, अमरीकी साजिश का, रजीम चेंज का। किस तरह डिफेंड करेंगे आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। यहाँ पे डिफेंड करने की तो कोई बात ही नहीं है। इट्स वेरी क्लियर, बहुत वाज़ेह तौर पे ये बात हुई है कि एक साइफर मौजूद है। खान साहब की टर्मिनोलॉजी चाहे तकरीरों में देखें, कहीं भी देखें, वो क्रिकेट रिलेटेड और स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है। और उसके अंदर अगर वो ये कह रहे हैं कि इसको कैसे खेलेंगे,
इसको आप नेगेटिवली क्यों ले रहे हैं? मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि वो आपने एकदम बोल दिया गरीदा कि ये झूठ पे मबनी था, इसके अंदर ये था। जो आजम खान की बात है कि हम लोग ये कैबिनेट में आप पढ़ के कोई बंदा पढ़ के सुना दे और इसके मिनट्स हम अपनी मनमर्जी से बनाएंगे, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स जो बनते हैं उसकी बाकायदा साथ रिकॉर्डिंग भी होती है। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग ये नहीं बनते कि आप जो दिल करे लिख दें और वो फिर बन जाते हैं। इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। वो फिर रिकॉर्डिंग्स अगर आपने मिटानी है और उसको इरेज करना है तो वो भी सामने आ जाता होता है। ये चीजें छुप नहीं सकती हैं। लेकिन आजम खान तो उसमें क्लियरली कह रहे हैं कि फिर हम मिनट्स अपनी मर्जी के बना लेंगे, वो तो हम कर लेंगे, जो भी हम चाहेंगे फिर हम वो कर लेंगे। एक चीज। दूसरा, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने क्रिकेट की लैंग्वेज यूज की है, खेलना। तो क्रिकेट की लैंग्वेज भी यूज करते हुए एक इंतहाई हसास कौमी सलामती का, सिफारतकारी का मामला है, उसके बारे में ये क्या मतलब हो सकता है कि जी खेलेंगे? मुझे जरा मतलब समझा दीजिए, क्रिकेट की लैंग्वेज में समझा दीजिए। I'll tell you what. चले मैं आपको बताऊं, मैं क्रिकेट की लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। मैं आपको फिर वो लैंग्वेज बताता हूं कि जो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। खान साहब ने कहा इसके हम खेलेंगे, हाँ। दुरुस्त है। अभी खेलने का नेगेटिव मतलब तो नहीं है ना, हम क्रिकेट जाके खेलेंगे, हम उसकी स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। एक साइफर आया है, एक बंदे ने आपको धमकी दी और बोला है कि ये रिजीम चेंज हो जाए तो हम आपको माफ कर देंगे। ये अल्फाज भी मौजूद है। ISPR की पहली प्रेस ब्रीफिंग है इसके बाद, जिसके अंदर DG ISPR ने कहा था कि बहुत बड़ी मुदाखलत हुई है। हम ये कहते हैं कि मुदाखलत बकौल इत्तेजाज एहसन के भी और बकौल मेरी सोच की भी मुदाखलत हो नहीं सकती बगैर साजिश की। एक बात। दूसरी बात आप कह रही है कि भाई मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इस तो बड़ा आसान तरीका कार होता है। कैबिनेट के अंदर आप पहले रिहर्सल कर लें और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते आपने ये कहना है और हम ये करेंगे, रिकॉर्डिंग भी हो जाए और उसके ऊपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी हो जाए। पर दो चीजें होती है रिकॉर्ड की वहां पे। हर कैबिनेट मीटिंग में, मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है और उसके अंदर मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिए जाते हैं। सो और मिनट्स रिकॉर्डिंग को अगर आप डिलीट करेंगे, इरेज करेंगे, वो चीज सामने आती है, वो छुप नहीं सकती है। देखिए अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग मेन चीज से तो हम फोकस हटा रहे हैं। देखिए साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है, एवरीबॉडी नोज दैट। ये बात कोई छुपी भी नहीं है। इसको कोई कहता है कि जी ये झूठ है, कोई कहता है इसमें हकीकत है। मैं DG ISPR की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसके लिए कोट करूंगा कि इसके बाद उन्होंने कहा मुदाखलत हुई है। फिर हम लोग भूल जाते हैं कि इतनी तहलका खेज खबर है। तहलका खेज खबर ये है कि कश्मीर इंडिया ने हड़प कर लिया है, आधा कश्मीर, और तब भी मौजूदा वजीर आजम की भाई की बेटी के दामाद इंडिया से आधी बशीरी चोरी छुपे ले आए और आधी चोरी छुपे लाने की बातें कर रहे हैं। इसके ऊपर ये होगा, इसको डिफेंड करेंगे अली गौहर बलोच साहब, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो आपके दौर में हो चुका था। देख आखिरी बात सुन ले। चोरी हम तो कहते हैं ये लोग तो ये महाद चोर हैं। इन मास्टर थीव्स को तरीकेकार पता है, जिस तरीके से रूट एंड री रूट करना है वो कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं हर चीज को ओपन करें, साइफर को पब्लिक करें। अभी तो पता लगेगा कि हम सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। साइफर को पब्लिक करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब से आपकी तरफ आऊंगी। आप किस तरह देखते हैं इमरान खान की जो आज ऑडियो लीक हुई है और यावर अब्बास साहब उसका एक लॉजिक दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब चूंकि क्रिकेटर रहे हैं तो उन्होंने क्रिकेट की लैंग्वेज यूज की है कि इस पे खेलना है, मतलब इसको हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आप इसको नेगेटिव मायनों में मत लें कि कोई सियासी मफाद के लिए खेलना है। जनाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा दो तीन बातें हैं जिनके ऊपर सोचने की जरूरत है। पहली बात यह है कि यावर अब्बास साहब ने ये बात बताने की कोशिश की कि एक साजिश हुआ और साजिश अमेरिकन ने की और अमेरिकन की उस साजिश के नतीजे के तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने आना था और उसने कामयाब होना था। इसके ऊपर दो तीन इंक्वायरियां, कमेटियां, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी मीटिंग भी हुई, फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया। कहीं पर यह बात साबित नहीं हुआ कि किसी किस्म की कोई साजिश थी, बल्कि ये बात सामने आया कि नॉर्मल डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस में कोई कंसर्न, अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क के मामलात के बारे में या एक्शंस के बारे में कोई कंसर्न अपना इंडिकेट करते हैं, ये वो लैंग्वेज है, उस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। कई जगह यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन है ना, जिसमें इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि फिर आप साइफर को पब्लिक कर दें। जस्ट अ मिनट, लेट मी प्लीज कंप्लीट। कि अगर लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, वो लिमिट्स क्रॉस करने वाली बात आ जाती है जहां पर फिर उसका एडवांटेज लिया जाता है। अभी लिमिट क्रॉस हुए नहीं हुए, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी या नहीं थी,
इस किस्म का लैंग्वेज इस्तेमाल होता रहा है, नहीं होता रहा है। बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में हमारे साथ एक सफीर साहब है, मेरे ख्याल में उसकी राय से बेहतर कोई राय रखने वाला कोई आदमी है नहीं। लेकिन अब ये देखना ये चाहिए कि जिस वक्त ये साइफर की कहानी आई, उस वक्त तारीख इंसाफ की गवर्नमेंट की पोजीशन क्या थी, कंडीशन क्या थी। ये वो वक्त था जिस वक्त लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस केपीके में हो चुके थे और वो राउट हो गया था पूरे का पूरा। पीटीआई की गवर्नमेंट तकरीबन वहां पर मुकम्मल तौर पर हार गए थे और महंगाई आसमान पे था। और पीटीआई के लोग अपने पार्टी का जिक्र करना भी जो है ना मुनासिब नहीं समझते थे। ग्रुप्स बन चुके थे और वहां पर जहांगीर तरीन साहब वाला ग्रुप 26 आदमियों के साथ, सलीम खान वाला ग्रुप, दूसरे तीसरे ग्रुप्स दाएं बाएं निकलने की कार्रवाइयां हो रही थी। ये सूरत हाल थी उस वक्त जबकि ये साइफर की बात है। मुझे प्लीज मैं खत्म कर दूंगा। इस सूरत से उन्होंने एडवांटेज ली और उसको अमेरिकन साजिश करार देके तमाम के तमाम मामले को एक अपने मुल्क में मुदाखलत का मसला, गैरत का मसला बना के पब्लिक ओपिनियन को बिल्कुल एक नया टर्न दिया। लेकिन आज की जो लीक सामने आई है उसके नतीजे के तौर पर यह बात सामने आई है कि ये तो मामलात ये नेचुरल टर्न नहीं था, ये एक साजिश थी। इस साजिश के नतीजे के तौर पर पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन को बदलने की कोशिश की और उस नहज पे ले आए जिस नहज पे आज पहुंचा हुआ है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब जगह जगह जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, प्यार और मोहब्बत के उसके ऊपर फूल निछावर किए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये यहाँ पर बात आ जाती है, सही क्या है, गलत क्या है। इमरान खान साहब ने एक बात की है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। वो कहता है कि इस पूरे मामले को एक कमीशन को दिया जाए, जुडिशियल कमीशन डिटेल किया जाए। ये मामला इस किस्म का है कि इसको इंक्वायरी करने की जरूरत है, इस मामले की तह तक पहुंचने की जरूरत है। और इससे अगर अनड्यू एडवांटेज इमरान खान ने ले लिया है और पाकिस्तानी पब्लिक के गलत रास्ते पे डाला गया है, पब्लिक को वापस लाने की जरूरत है, सियासत को वापस नॉर्मल तरीके से चलाने की जरूरत है। और ये उसी सूरत में मुमकिन हो जाएगा जब इस मामले की तहकीकात की जाएगी। तहकीकात के लिए इमरान खान को भी एतराज नहीं है और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी एतराज नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में कोई भी बॉय वतन पाकिस्तानी है। ये चीजें जो आ रही है ना, ये जो लीक्स वाली कहानियां किससे, इसको सुतश्त असबाब करने की रिक्वायरमेंट। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है जनरल साहब, और आप कह रहे हैं कि अदालती तहकीकात होनी चाहिए, जबकि आपकी पार्टी जिनके साथ हुकूमत में है, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नून लीग के, वो कहते हैं कि जी साइफर में ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी तहकीकात करवाई जाए। कल उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन टेकिंग दिस पॉइंट टू शाहिद अमीन साहब, सर आप किस तरह देखते हैं जो आज ऑडियो लीक आई है, क्या इससे वाज़ेह होता है कि नहीं होता कि जो एक अमरीकी साजिश का, रेजीम चेंज का बयानिया बनाया गया था वो गलत था, वो झूठ था, खेलने को किन मायनों में लिया जाएगा? प्लस इसके बाद आप क्या समझते हैं कि अभी भी गुंजाइश है कि कोई जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनना चाहिए और इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं कि साइफर पब्लिक कर दिया जाए? शाहिद अमीन साहब। यकीनन मैं समझता हूं कि अगर कोई कमीशन बनाया जाता है तो उससे कोई वाज़ेह पोजीशन सामने नजर आ जाएगी, तो उस लिहाज से ये मुनासिब तजवीज़ है। साइफर आपको अंदाजा है कि एक खुफिया किस्म का मेथड है जिससे कि सिफारत खाने अपनी गवर्नमेंट को बाखबर रखते हैं। मैं इस बात का मुखालिफ हूँ कि साइफर को पब्लिक किया जाए। उससे आपका सारा का सारा सिक्योरिटी सिस्टम जो साइफर का है वो आपको तब्दील करना पड़ेगा और एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, उसमें सिक्योरिटी के बड़े खतरात भी हैं। बाकी देखिए, असल चीज ये है कि हमें फैक्ट्स पे जाना चाहिए कि अमेरिकन जो ऑफिशियल था डोनाल्ड लू, जो कि दर्जे के हिसाब से नंबर 3 था उनकी वजारत खारजा में, उसने हमारे सफीर से बात में क्या कहा। हमारे सफीर इस बारे में खुद पार्लियामेंट में भी मेरे ख्याल में बयान दे चुके हैं और उससे ये साफ जाहिर है कि उसने ये बातें कही कि अगर ये तहरीके एतमाद जो है कामयाब हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के सारे गुनाह जो है या जो कुछ मसले थे वो सारे माफ कर दिए जाएंगे, और अगर तहरीके एतमाद जो है इमरान खान के हक में जाती है तो फिर मामला बहुत खराब हो जाएंगे। तो इसमें मदाखलत तो बिल्कुल जाहिर है और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कहा और फौजी तर्जमान ने भी कहा, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं कि ये एक मुदाखलत है। लेकिन इससे आगे जाना कि इसमें पूरी साजिश की गई, अमेरिका ने हमारे सियासतदानों के साथ या किसी और के साथ मिलकर साजिश की, वो इससे साबित नहीं होता है।
تو میرے خیال میں یقیناً سیاست تو پلے کی گئی ہے، عمران خان نے اس سلسلے میں سیاست پلے کی ہے، لیکن ان کا ایک نقطہ بالکل صحیح ہے کہ مداخلت کی گئی ہے. اگر آپ پاکستان کے حساب سے دیکھیں، آپ حکومتوں کو اور پرسنالٹی کو چھوڑ دیں، پاکستان کے مفاد میں کیا ہے؟ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ کوئی دوسرا ملک ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے. ٹھیک. شاہد امین صاحب، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا. علی گوہر بلوچ صاحب، میں آپ کے پاس سب سے آخر میں اس لیے آ رہی ہوں تاکہ آپ سب کا جو جواب ہے وہ سن کے پھر اپنا جواب دیں، کیونکہ آپ اس وقت گورنمنٹ کی مین پارٹی ہیں. عمران خان کا یہ الزام ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ آڈیو لیک کروائی ہے، اور اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سائفر کو پبلک کر دیا جائے. آڈیوز آپ لوگوں کی بھی لیک ہوئی ہیں، مزید ڈیٹا بھی موجود ہے جو کہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید جمعے تک اس میں سے کچھ مزید تہلکہ انگیز آڈیوز لیک ہو جائے. تو کیا ہو رہا ہے علی گوہر بلوچ صاحب، کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عمران خان صاحب کی یہ عادت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان لاجیکلی گفتگو کرتے ہیں اور اپنے مخالفین کے اوپر بھونڈے قسم کے جو ہے وہ الزامات بھی لگاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریم صاحبہ کی یا باقی لوگوں کی وائرل ہوئی ہوئی ہیں وہ پھر عمران احمد نیازی صاحب نے کروائی ہوں گی، اگر ان کی ہم نے کروائی ہے. کل مریم صاحبہ کی جو پرسوں آئی تھی آڈیوز یا وہ باتیں، اس پر تو عمران خان صاحب نے فوراً بھاشن جاڑا تھا، اور آج ان کے میں فیس ایکسپریشن دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو زبان ہے وہ ان کے چہرے کے تاثرات جو ہے نا وہ اس سے میچ نہیں کر رہے تھے اور اس بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ جو بیانیہ ہے، وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اپنی آڈیو لیک کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی کھیلا نہیں ہوں، میں تو ابھی کھیلوں گا. جو بندہ وہ بندہ ہمیشہ جو ہے وہ مطلب جھوٹ کے اوپر ڈٹ کر ہی کھڑا ہوتا ہے. جب اس نے پاکستان کی معیشت تباہ کی ہے تب بھی وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. جب اس کو نظر آیا کہ اس کے خلاف ایک وہ غیر جمہوری حکومت کے طور پر مسلط ہوا تھا اور اس کو ایک جمہوری طریقے سے ہٹایا جا رہا تھا، اور جس کے فیکٹس اینڈ فگر ابھی جنرل صاحب نے بھی بتائے ہیں وہ اس کو سامنے نظر آ رہے تھے، تو پھر اس نے ایک سٹوری گھڑی. اب وہ رنگے ہاتھوں پکڑا بھی گیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ یاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھیلنے کا مطلب کرکٹ کی ٹرم یوز کر رہے تھے کہ جی اسٹریٹجی بناتے ہیں کچھ. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. ایک اقتدار کے اوپر چمٹا رہنے کے لیے اس بندے نے پاکستان میں انتشار پھیلایا، اس بندے نے پاکستان کے دیگر جو ہمارے خارجہ کے امور تھے ان کی تباہی کر دی. جو دیگر ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے، ادھر کھڑے ہو کر دھمکیاں لگاتے ہیں، ادھر جلسوں میں کہتے ہیں سازش ہوئی ہے، ادھر رات کو جا کر پاؤں پہ گر پڑتے ہیں، اور دنیا کی ہر ورائٹی کی پالش ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. عمران احمد نیازی صاحب کی یقین کریں کہ وہ پالش کر رہے ہوتے ہیں ہر پالش پہ. اور ادھر دیکھیں بخاری صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ بخاری صاحب ہر ٹاک شو میں نا غیر سنجیدہ قسم کی ہنسی ہنستے ہیں. جب یہ باتیں نہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں باتوں کو سن کے کیا کروں؟ یہ تو بچوں والی باتیں کر رہے ہو یار. بھائی مجھے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یقین کریں، میرے پاس آپ سے بھی زیادہ اچھی ٹریننگ ہے، میں آپ کو ڈچ کر سکتا ہوں. بہتر یہی ہوگا کہ آپ کی تکلیف کا مجھے اندازہ ہے، لیکن تھوڑی دیر برداشت کر لیں میرے بھائی. آپ کو جو مرچیں لگی ہوئی ہیں نا وہ ذرا سائڈ پہ رکھ دیں اور برداشت کریں. یہی نہ کریں، پروگرام کو سنجیدہ لیں. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے پاکستان کی سیاست کی تباہی کی، خان صاحب نے معیشت کی تباہی کی. خان صاحب اس آڈیو کے ذریعے جو کہ لیک ہوئی ہے، خان صاحب کا جو رہتا کہتا وہ بانڈا تھا وہ پھوٹ چکا ہے، اور اب وہ اس میں صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ، اور اس پر آئی ایس پی آر نے تو کلیئر کٹ کہا ہے کہ بھائی اس کے اوپر جب وہ میٹنگ بلائی گئی تھی کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی، اور انہوں نے آئی ایس پی آر کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا تھا وہ پورے پاکستان نے سنا تھا. آج اس کی یہاں البتہ یہ سازش جو ملک کے خلاف کی، جو ملک کی خارجہ پالیسی کے خلاف کی، جو ملک کے قوانین اور آئین کے خلاف کی، وہ آج پورے پاکستان کے سامنے. اچھا علی گوہر بلوچ صاحب مجھے ایک سپلیمنٹری سوال کی اجازت دیجیے گا. آپ نے ایک بڑا لمبا بیانیہ تشکیل دے دیا کہ عمران خان نے سازش کی ہے ملک کے خلاف. آپ کے سارا دن آج منسٹرز، فیڈرل کیبنٹ وہ بھی یہی کہتے رہے کہ عمران خان نے سازش کی ہے. تو اگر سازش کی ہے تو ہمت کریں نا، کوئی کارروائی کریں، کوئی مقدمہ چلائیں، کوئی آرٹیکل 6 لگائیں، کوئی نااہلی کروائیں. آپ لوگ صرف زبانی کلامی ہی عمران خان پر جو ہے وہ کاغذی شیر کی طرح یا زبانی شیر کی طرح چڑھ دوڑتے رہیں گے؟ جی بالکل. اس کے اوپر تمام کارروائی کی جائے گی. اس کے تمام جو قانونی اور آئینی پہلو ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا. اور یہ بالکل یہ خان صاحب کو
वो इस बात पर स्पेयर करना। देखिए, एक तो बात साफ जाहिर है कि खान साहब निजाम के लाडले, आपने देखा ना कि जिस तरह से अभी वो ऑलमोस्ट वो मामला भी खत्म नहीं हो चुका है ना, वो माफी वाला जो इन्होंने एक खातून जज को जिस तरह से धमकाया, क्रिमिनल ऑफेंस किया, ना सिर्फ तौहीन अदालत की बल्कि क्रिमिनल तौहीन अदालत इसको कहा जाएगा। उसके ऊपर आपने देखा यूसुफ रजा गिलानी और बाकी 3-4 लोगों के साथ क्या सलूक हुआ, और अदालत में खुद जो हमारे जजेस हैं उन्होंने कहा कि भाई खान साहब ने पहले भी 3-4 दफा तौहीन अदालत कर चुके और हम इन्हें माफी दे चुके हैं, आज रंगिया तो पकड़े। सर, आप लोग अपनी जिम्मेदारी अदलिया के कंधों पे ना डालें ना इस मामले में। ये जो ऑडियो लीक आई है ये तो आपकी गवर्नमेंट है ना। गरीदा, मुझे जवाब यावर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आऊंगी आपके पास वापस। अभी एक बात, प्लीज मैं जवाब दूंगा। ये तो सारी इलॉजिकल बातें, सारी इधर अली गौहर साहब का टाइम है। यावर साहब, अली गौहर साहब का टाइम। बर्दाश्त करें, बर्दाश्त, इस तरह फिर प्रोग्राम नहीं चलेगा, बर्दाश्त करें जरा 2 मिनट। देखिए, गुजारिश अली गौहर साहब क्विकली जरा ब्रेक पे जाना है मुझे। ये अभी कह रहे थे, एक यावर बुखारी साहब ने फरमाया, एक करप्शन के ऊपर भी रोशनी डाल रहे थे। इनकी गोगी करप्शन करे उसको करप्शन नहीं कहते, अलीमा खान करप्शन करे उसको भी करप्शन नहीं कहते, जो इनके लोग जो है वो कोरोना का फंड खा जाए बाहर से आया हुआ उसको भी करप्शन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ईमानदारी। और बाकी लोगों के ऊपर जो झूठे मुकदमात बनवाए जाते हैं उनको करप्शन बोला जाता है। अच्छा, ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, एक प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे बरकरार है कि आप लोग सिर्फ एक जबानी बयानियां बना रहे हैं। अगर इमरान खान या उनकी गवर्नमेंट ने करप्शन की है तो 6 महीने में आप पीपल्स पार्टी एक भी केस इमरान खान या उनकी साबिका काबीना पे साबित नहीं कर सके हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे इसी अमरीकी साइफर के मामले के हवाले से। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जो वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स हुई हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद हैं जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब, अली गौहर बलोच साहब, सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे नजमुद्दीन शेख साहब, बड़े जबरदस्त पाकिस्तान के साबिक सफीर भी रहे हैं। यावर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कमेंट कर लीजिए, देन आई विल गो टू जाना साहब। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने जो सवाल किया था, खुदा के फजल करम से अली गौर भाई ने कोई जवाब उसका नहीं दिया। वो लेफ्ट राइट कर रहे थे, और वो उसका जवाब दे सीधा। जो बात करते हैं इमरान खान साहब के बारे में, अली गौर साहब को इतना अंदाजा हो जाना चाहिए, इमरान खान जिस तरीके से अपना बयानिया दे के पाकिस्तान की आवाम को जिस तरीके से अमरीकी साजिश के बारे में तफसील बताई है, और अमरीकी साजिश की एक तारीख है 1947 से है। जनरल साहब बैठे हुए हैं, शायद अमीन साहब बैठे हुए हैं, ये दोनों सीनियर बंदे हैं। इनको पता है कि किस तरीके से आपके पड़ोस ईरान में इन लोगों ने जो कुछ किया, और आप इराक में चले जाएं, आप लेबनान में चले जाएं, आप वेनेजुएला चले जाएं, आप घूमते रहें पूरी दुनिया में, इन लोगों ने यही काम किया है। जो हुकूमत इनकी बात नहीं मानती है, और जब नैरेटिव को वो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करके वो ले जाते हैं किसी और तरफ, तो उनको जो खतरा पड़ जाता है अमेरिकन को कि ये लोग हमारे हाथ से निकल जाते हैं। जहां तक अली गौर साहब ने बात की कि भाई बात की कि मैं आपको बताता हूँ, अली गौर साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने, सुन ले, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, अभी सुन ले, जवाब सुन ले। अली गौर साहब का मतलब ये है, अली गौर साहब का मतलब ये, अली गौर साहब एक मिनट, यावर साहब जरा बात मुकम्मल कर लें। अली गौर साहब एक मिनट, यावर साहब जरा बात मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद जवाब बोलने दे। अभी उनकी बारी आएगी, मैं उनको समझाऊंगा। इनका कहने का मकसद ये है, अली गौहर साहब इस तरह डिबेट नहीं चलेगी। अली गौहर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, अली गौहर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह डिबेट नहीं चल सकती, इस तरह डिबेट नहीं चल सकती, प्रोग्राम खराब होता है। यावर साहब को बोलने दे, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। अली गौहर साहब, मैं यहाँ पर मॉडरेटर हूँ, एंकर हूँ, मुझे मॉडरेट करने दीजिए। मैं आपके टाइम पर अली गौहर साहब आपकी तरफ आऊंगी, यावर साहब को बात मुकम्मल करने दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। जी यावर साहब। अली गौर साहब का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमारे साबिक वजीर आजम साहब ने तलवे चाटे, चाहे फौज के, चाहे अमेरिका के, चाहे जिसके भी, चाहे सऊदीया के, वो तलवे चाटने को ये समझते हैं कि वो हर कोई ये करता है। हर कोई तक गिरा हुआ नहीं होता है, हर कोई चोर नहीं होता है, हर किसी ने
32 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज बाहर नहीं बनाई होती है। ये थे मुहिब वतन पाकिस्तानी भाई, हैं, ज़कात के इनका पैसे दिल पाकिस्तान में खा गए धड़कता है, इनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। ज़कात तो के मैं पैसे बोलता खा हूँ गए अपनी यार, मर्दानगी शर्म करो, दिखाएं, शर्म करो। अपनी मुसलमानी दिखाएं, अपनी मुसलमानी दिखाएं, ज़कात के पैसे अपने खा लीडर गए को यार, बोले शर्म करो, कि शर्म सारी करो। प्रॉपर्टी कुछ बेचे हया करो। और पाकिस्तान लाए, सारी प्रॉपर्टी बेचे और पाकिस्तान लाए। के पैसे मैं खा तो गए मानूंगा यार। कि ये मर के बच्चे अलीमा बाजी तब मैं की मानूंगा जेबों कि से ये पूरे मुहिब वतन पाकिस्तान की पाकिस्तानी है, ज़कात का चोरी तब का मैं पैसा मानूंगा निकला यार। कि इनका अली गौहर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर एक मिनट। एक भगौड़ा था, वो अभी आया हुआ है यहाँ पे। शर्म उनको करो, बोलेंगे कुछ दुबई अलीमा में जो खान वाला मंशा पैसा साहब ही के नाम वापस पे कर दो। प्रॉपर्टीज हैं, जो किसी और के नाम पे प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज बेचे मलक और रियाद पाकिस्तान का लाए। किसने लहराया था? इतने मुहिब वतन मलक बनते हैं रियाद ना, वाला लिफाफा इनको किसने पाकिस्तान पे लहराया यकीन था? है, इनको काबीना पाकिस्तान पे में यकीन है। इस लिफाफे तो की मर्द मंजूरी बने, दे दो, प्रॉपर्टीज पैसे दीजिए बेचे मैदान। और पाकिस्तान लाए। ठीक है। जब तक वो लोग पाकिस्तान अपनी प्रॉपर्टीज नहीं मलिक लाएंगे रियाद तो वाला ये पैसा लोग वो किसने गद्दार हैं। लिफाफा इन किसने लोगों ने काबीना मुल्क को के सिर्फ लूटा है। यावर साहब, ये लोग बड़ी- गद्दार हैं, भोगी के इस जरिए मुल्क को पैसे लूटते खाए ही तुम्हारे लोग। लीडर। यावर साहब, ये बड़ी लूट के सख्त लेके बातें गए आप मुल्क कर को। रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, बड़ी आप सख्त इनकी बातें आप सिर्फ कर रहे हैं। कीमत देखे, आप एनफील्ड भाई, के शर्म आप करो, एनफील्ड में शर्म जाएं, करो कुछ। किसी पाकिस्तानी से पता करें कि कितनी हाई राइजेज है शरीफ फैमिली की। आप कुछ दुबई में शर्म चले करो ना, जाएं, पैसे खा पता रहे चले यार। कि कितनी अली high गौहर rises साहब, है। इस तरह प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। अली गौहर साहब, प्लीज। वो है कि जो ओपन है, ये वो बातें जो ओपन है। ठीक है, अगर यावर हम साहब, लोगों ने ठीक है। वहाँ पे एक पीआर फर्म हायर की है तो हम लोगों ने बिल्कुल सही किया है अच्छा। कि हम अमरीकी अवाम के साथ अपना ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहते हैं। ठीक। और भाई, अमेरिका के साथ अमेरिका के तो तलवे चाटते अली हैं। गौहर साहब, contribute करते अली हैं। गौहर साहब, हम अपना प्लीज ताल्लुक ऐसे नहीं। अपने अवाम के साथ अमरीका ठीक में है, नहीं तोड़ यावर सकते साहब, हैं। गॉट इट। इन लोगों यावर का साहब, जो कुछ गॉट उधर योर हो रहा है, पॉइंट, ये गॉट लोगों योर की पॉइंट। अली गौहर आजकल साहब की को जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आपकी जिन्होंने इनके बातें खिलाफ अली गौहर साजिश साहब की को है। बड़ी जोशीली लग रही हैं। अली गौहर साहब, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्रोग्राम का डेकोरम रहने दीजिए। यावर अगर साहब से भी- अगर यावर साहब से भी इन्होंने रिक्वेस्ट आपकी होगी। रिक्वेस्ट मानी होती तो मैं भी इनकी बात खामोशी अली से गौहर सुनता। साहब, मैं यावर जब अब्बास साहब से भी इन्होंने रिक्वेस्ट बात कर रही की, हूँ, आपसे तो भी उसके रिक्वेस्ट कर बाद रही हूँ कि इन्होंने एक दूसरे फिर को वही- बोलने का, बात वही करने का बंदा मौका दें। जिस अली तरह गौहर से साहब, मरियम औरंगजेब अली के गौहर साथ साहब, आप इनके मेरी बात सुनेंगे। वो लोगों ने अली गौहर साहब, आप बदतमीजी मेरी की, बात वही सुनेंगे। बदतमीजी वाला कल्चर अली क्या गौहर साहब, आप इस तरह नहीं हो प्रमोट सकेगा, करते हैं? इस तरह प्रोग्राम नहीं हो सकेगा, माजरत के साथ इस तरह नहीं चल सकेगा। अगर आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगे, इस तरह प्रोग्राम नहीं चल सकेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अपने टाइम पे बोलिए, बीच में इंटरप्ट ना करें। यावर साहब से भी ये तो रिक्वेस्ट फिर ये होगी। पॉलिसी सबके लिए बनाए ना गरीता। अली गौहर साहब, सबके सुन लिए लीजिए ये ना मेरी पॉलिसी रिक्वेस्ट, बनाए। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मैं यावर साहब को भी यही कह रही हूँ, आप सुन नहीं रहे शायद। यावर साहब भी आपकी बात के दरमियान में नहीं बोलेंगे। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों माशाल्लाह बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, बड़े जबरदस्त आप लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं। रिक्वेस्ट है आपसे। जनरल साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एलामिया आ गया है, जो वजीर आजम ऑफिस की, वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स हुई हैं। जनरल साहब, आप खुद माशाल्लाह से गवर्नमेंट्स में रहे हैं, फेडरल कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, विफाकी वजीर आप रहे हैं। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, जो कि वजीर आजम साहब ने खुद भी माना है, उनके साथ आपने काम भी कर रखा है शहबाज शरीफ के साथ। अभी जो चीजें आई हैं जी, कमेटी बना दी जाएगी, सिक्योरिटी लैब्स को ठीक कर लिया जाएगा, रूटीन के मामलात की प्रेस रिलीज लग रही है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स नहीं लिए गए हैं। जनरल साहब, गरीदा, कोई अनहोनी बात नहीं है। पूरी दुनिया में इस किस्म के वाकयात होते हैं, अच्छा। लैप्सेस होते हैं, कार्रवाइयां की जाती हैं, एक्शन लिया जाता है, लोगों को सजाएं दी जाती हैं, कार्रवाई की जाती है। अगर हुकूमत इसके ऊपर सो जाए और इसको डिसरिगार्ड करे, इसके ऊपर कार्रवाई न करे, फिर तो वहां पर इल्जाम दिया जा सकता है, कमिट किए जा सकते हैं, राय दी जा सकती है इसके बारे में। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उन्होंने कोई मेजर सजेस्ट किए हैं। इंशाल्लाह कोशिश तो ये होना चाहिए कि इस किस्म के लीक्स आइंदा न हो, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से, बहुत नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कार्रवाई है, उसमें ये चीज सामने आ गई है। गवर्नमेंट इसको तस्लीम कर ले। न सिर्फ ये गवर्नमेंट, बल्कि इमरान खान साहब की भी जो आज लीक की बात हो रही है, उसके दौर में भी तो आफ्टर ऑल ये लीक हुआ। तो ये तमाम हमारी मकसद है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, चाहे इससे पहले नवाज शरीफ साहब का दौर था या बाद में इमरान खान का दौर आया या अभी शहबाज शरीफ साहब का है, ये एक लैप्स है और उस लैप्स की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, मैं दूसरी पॉइंट जो कहना चाहता हूँ, आपने पहले कमेंट की है कि अमेरिकन की सफीर साहब ने, शायद अभी साहब ने बात की कि वो लैंग्वेज जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो मुनासिब नहीं था, वो तीसरे दर्जे का एक सफारतकार था। लेकिन साथ ही ये बात
पूरी इंटरनेशनली नेशनली हमारे मुल्क में भी तमाम की तमाम जो इन्वेस्टिगेशंस किए गए, कोई साजिश साबित नहीं हुआ। लेकिन साजिश अगर साबित हुई है तो आज एक साजिश की बात सामने आई है, जहां पर एक्स प्राइम मिनिस्टर खान साहब का वो जो साजिश की कार्रवाई अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से वो बात करते हैं और तजवीज देते हैं और खेल खेलने का वहां पर वो एक अपना प्लान देते हैं, वो उस बात को आप साजिश के तौर पर ले सकते हो। अभी कितनी वो साजिश आगे चली, उसका फायदा क्या हुआ, उसका उन्होंने सही फायदा उठाया। आज जो इमरान खान की पजीराई है अवाम में, ये उस साजिश के नतीजे के तौर पर इमरान खान को मिला, जो उन्होंने ये जो साइफर लीक वाली कहानी को उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, उन्होंने और उसके साथियों ने मिलकर। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक और बात कहा था कि इस गवर्नमेंट ने क्यों अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। गरीब बातें तो आज चीजें सामने आई है, आज के जो बातें सामने आई है तो इसके बारे में कल या परसों या आइंदा एक्शन लिया जाना है। और फिर इस हुकूमत को 4 महीने हो गए, इस 4 महीने के दौरान इन्होंने ये जुल्म नहीं किया कि लोगों को 22 महीने जेल में डाला और जेल से निकल के कहा कि इनके खिलाफ 1 रुपए का करप्शन साबित नहीं हुआ। एक को 8 महीने जेल में डाला, बाहर लाया और कहा गया कि कुछ भी साबित नहीं हुआ। 1 रुपए की करप्शन तमाम के तमाम PMLN की क़यादत को जेल में डाला गया, पीपल्स पार्टी वालों को जेल में डाला गया। हुकूमत वक्त इनके हाथ में थी और 1 पेज की बातें की जा रही थी, बेशुमार और बातें की जा रही थी और अपने अपॉइंटेड किस्म के सब लोग थे, उसके बावजूद कोई चीज साबित नहीं हो सका। अब एक बात मैं कहूंगा, अगर बुखारी साहब नाराज ना हो जाए, मुझे एक बात पे बहुत दुख होता है, बगैर कोई चीज साबित किए हुए आप लोगों को गाली दें, बुरा बुरा कहें, चोर उचक्के ये वो वगैरह। क्या मैं इंतहाई माजरत के साथ डर के बात करूंगा और मैं ये बात मैं कहना चाहता हूं बुखारी साहब को, जो कुछ मैं कह रहा हूं गलत है, लेकिन मैं अगर ये बात करूं कि बुखारी साहब चोर है, उचक्का है, उसने लूटा है, उसने सब कुछ किया है, उसने ये बेईमानी की है, वो बेईमानी की है, मेरे इन बातों में और बुखारी साहब के बातों में कोई फर्क है? मेरे पास भी सबूत नहीं है, बुखारी साहब के पास भी सबूत नहीं है। बुखारी साहब जो इल्जामात लगा रहे हैं, किसी कोर्ट में किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ वो बातें साबित नहीं हो सकती, लेकिन PTI वालों ने ये अपने हक के तौर पर इस बात को उन्होंने अपना हक समझा है कि उनको हक पहुंचता है, वो जान चाहे गालियां दे, जान चाहे खवातीन की बेइज्जती कर ले, जिस तरीके मरियम नवाज हमारे औरंगजेब के साथ हुआ। दूसरे तीसरे मेरे ख्याल में एक ताजीब याफ्ता कौम के तौर पर, एक बाइज्जत कौम के तौर पर हमें कम अज कम वो चीजें जो हमारे वालिदैन हमें सिखाते रहे हैं बचपन में, आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं या यावर साहब सिखा रहे हैं, ये इन चीजों को भूले नहीं जिस वक्त वो अपना लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं किसी के बारे में। ठीक है, चंद बलोच साहब का जवाब आ गया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अली गौहर बलोच साहब से और यावर अब्बास साहब से कुछ मजीद सवाल करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गौहर बलोच साहब, आपका लास्ट कमेंट पे लेना चाहूंगे प्रोग्राम में। देखिए, बात यह है कि अभी आपने जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे हमारे तजिया का, उनकी बात के बाद क्लियर चले, हमें तो आप कहते हैं कि हम पोलिटिकल पार्टी हैं। और दूसरी बात मैं आपको याद करवाऊंगा कि एक दफा जब मुशर्रफ का टाइम था और उस वक्त भी कहा गया था कि जी अमेरिका ने धमकी दी है कि हम आपको पत्थर के दौर में धकेल देंगे, तो इस किस्म की बातें, इस किस्म की गुफ्तगू तो हो जाती है। उसका मतलब ये तो नहीं कि किसी पार्टी के खिलाफ साजिश हो गई है, उसको उसकी रजीम को चेंज करने के लिए हुआ है, उस चीज का तो सबूत और उसका तो पोल अब खुल गया है। अब इसके बाद कसर नहीं रह जाती। हाँ, इसको अब साबित करने के लिए, इन चीजों के लिए अगर अब जिस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में तय होगा कि इसको मतलब है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई फॉरम, कोई ना कोई कमीशन, कोई ना कोई चीज जरूर होनी चाहिए कि अगर तो अमेरिका ने साजिश की है तो वो भी क्लियर होना चाहिए, और अगर इमरान अहमद नियाज़ी ने साजिश की है तो ये भी क्लियर होनी चाहिए, इस चीज की भी वजाहत होनी चाहिए। यावर अब्बास साहब, आपका इसको किसी कानूनी और आईनी तरीके के साथ सिक्योरिटी काउंसिल का फॉरम इस्तेमाल। यावर साहब, आपका लास्ट कमेंट। जनरल कादिर साहब की बात का मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जनरल कादिर साहब मैंने कोट किया है, मैंने फोर्ब्स मैगजीन से कोट किया है कि कितनी दौलत इन लोगों ने इस मुल्क से निकाल के बाहर लेके गए हैं। एक बात। नंबर 2, ये ब्रीच बहुत
dangerous भाई है। सबूत मैं किधर है आपको शाह साहब मोहतरम? एक शाह साहब एग्जाम्पल देता मोहतरम, हूँ, सबूत किधर है? कोई साबित नहीं कर कि जो सकेगा। अमेरिकन एम्बेसी थी ये रशिया में, आपके खिलाफ मॉस्को बात है, में, मेरे वो खिलाफ। 25 साल तक वो बग रही, रशियंस ने उसको छोड़े। बग किया। तो ये जनरल साहब वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बगिंग होती रहती है। हमारी जो काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको इतना बेहतर अपने आप को इक्विप करना चाहिए कि वो इन चीजों को फौरन ठीक है, डीबग right, करे, क्योंकि प्राइम right. मिनिस्टर का ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट यावर साहब, सॉरी कट इन आपको करने के लिए, टाइम बिल्कुल प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया यावर अब्बास बुखारी साहब, अली गौहर बलोच साहब, जनाब कादिर बलोच साहब, नजमुद्दीन शेख साहब मौजूद थे और इससे पहले शाहिद अमीन साहब भी मौजूद थे। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।